हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम और बीकॉम पार्ट सेकंड, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इन दोनों में एक टॉपिक सेम है, जो भारत की मौद्रिक नीति के मुख्य तत्व, मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, किन किन तत्वों में भारत की मौद्रिक नीति डिपेंड करती है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। भारत की मौद्रिक नीति विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण वित्तीय साधनों के अभाव की पूर्ति पर विशेष रूप से केंद्रित रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वाधीनता के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना काल तक सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाए रखा। वर्ष 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु नए विद्वानों को प्रोत्साहन, नए विनियोगों को प्रोत्साहन दिया गया, ब्याज दरों में कटौती की गई। इसके पश्चात समय समय पर वर्ष 1980 के दशक में मौद्रिक नीति का सामान्य साख प्रसार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने का काम रहा। 1990 के दशक में उदारीकरण नीति की अर्थव्यवस्था अपनाए जाने पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समकक्ष देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार भारत की मौद्रिक नीति को समझने के लिए इसके प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है नवीन वित्तीय संस्थानों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अविकसित एवं अर्धविकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होता है, अतः उपलब्ध वस्तुओं का संग्रह नहीं हो पाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की विशेष समस्या रहती है। इन स्थितियों में देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर बचतों को प्रभावी आधार पर एकत्रित कर कुछ सीमा तक पूंजी के अभाव को दूर किया जा सकता है। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप जनसाधारण में बैंकिंग आदत विकसित होती है। वे अपनी बचतों को बैंकिंग संस्थाओं के पास जमा करने लगते हैं। इस प्रकार एकत्रित कोषों का विनियोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मौद्रिक अधिकारियों को नवीन संस्थाओं की स्थापना पर भी विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। अतः ऐसी संस्थाओं का निरंतर विकास किया जाना चाहिए। मौद्रिक अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व रहता है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय कोष उपलब्ध होते रहते हैं। इस संबंध में उन्हें विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। नंबर 2, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अर्धविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय की न्यूनता के कारण पर्याप्त मात्रा में पूंजी एकत्रित नहीं हो पाती है। अतः देश में साख सुविधाओं के विस्तार हेतु तीव्र गति से बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। आज देश में 5000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा स्थापित कार्यरत है। पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों को मुद्रा एवं साख की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। इस संदर्भ में उन्हें लोचशील मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ता है। विनियोग के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए घाटे की वित्तीय स्थिति को अपनाना पड़ता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार मुख्यतः रिजर्व बैंक अथवा व्यापारिक बैंकों से धन उधार प्रदान प्राप्त करती है। घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाना इसलिए आवश्यक है कि सरकार को स्वयं बड़े पैमाने पर विनियोग करने पड़ते हैं। रिजर्व बैंक ने देश की विकासात्मक वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु मुद्रा की मात्रा में तीव्र वृद्धि की है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हुई है, लेकिन धीमी गति से। नंबर 3, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में विनियोग संबंधी पूंजी का विशेष अभाव है, अतः इस अभाव की पूर्ति के लिए सरकार को घाटे की वित्तीय व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की क्रियान्वयन पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करती है। रोजगार तथ्यों के परिणामस्वरूप जनसाधारण की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप
अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा प्रसार के कारण आंतरिक मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बचतों एवं विनियोगों में सामंजस्य स्थापित करें, किंतु ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सरकार को मुद्रा प्रसार एवं घाटे की वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से विनियोग करने पड़ते हैं। इस प्रकार देश में मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जाता है। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के उपायों को अपनाकर देश के मुद्रा प्रसार की स्थिति को बनाए रखने में प्रयास किया है। नंबर 4, सुदृढ़ भुगतान संरचना। सुदृढ़ भुगतान संरचना, साउंड पेमेंट स्ट्रक्चर। आर्थिक विकास के संदर्भ में रिजर्व बैंक का यह भी उत्तरदायित्व रहता है कि वह देश में एक सुदृढ़ भुगतान संरचना का निर्माण की व्यवस्था करे। यह इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय व्यवस्था का कुशल नियमन कर एक सुदृढ़ भुगतान संरचना का निर्माण किया जाता है। आंतरिक भुगतान व्यवस्था हेतु समाशोधन ग्रहों का श्रेष्ठ संचालन किया जाता है। नंबर 5, सुलभ ब्याज दर नीति को अपनाना। अडॉप्शन ऑफ लिबरल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। देश में विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देश में विनियोग को प्रोत्साहित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः इस संबंध में सस्ती ब्याज दर नीति अपनाई जानी चाहिए। सस्ती ब्याज दर नीति के फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में सुलभ मुद्रा नीति सार्वजनिक विनियोगों के लिए भी हितकर सिद्ध हो जाती है। इसके ऋणों पर ब्याज भार कम पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सुलभ मुद्रा नीति विनियोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को अनुरूप स्रोतशील ब्याज दर को अपनाने का प्रयास किया है। नंबर 6 लास्ट, मुद्रा बाजार की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। देश में संगठित मुद्रा बाजार का अभाव है। संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती जाती हैं तथा उसकी प्रभावशीलता संदिग्ध रहती है। अतः सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली के निर्माण तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में एक सुसंगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार की स्थापना का विशेष महत्व हो जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि देश की मौद्रिक नीति की प्रवृत्तियां स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के संदर्भ में दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। एक ओर उसने प्रवर्तनीय भूमिका का निर्वहन किया है, दूसरी ओर प्रतिबंधित भूमिका के अंतर्गत साख का नियंत्रण भी किया है। प्रवर्तनीय भूमिका में वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना, मुद्रा पूर्ति पर विशेष अध्ययन आदि क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। प्रतिबंधित भूमिका में मूल्य स्तर में स्थायित्व लाने के लिए साख नियंत्रण के उपायों पर कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र पर इसका प्रभावी या प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया है। अतः रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए असंगठित वित्तीय संस्थाओं पर समुचित नियंत्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उदारीकरण अर्थव्यवस्था के अनुरूप कुशल मौद्रिक नीति अपनाना भी तभी संभव होगा जब आसन्न वित्तीय संकटों को दूर करने में रिजर्व बैंक को सफलता प्राप्त हो सके। तो ये थे हमारे भारतीय मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं। भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्य पहले हो गए, अब आता है भारतीय मौद्रिक नीति के मुख्य तत्व है। तो भारतीय मौद्रिक नीति के मुख्य तत्व अब आपको जो बताए गए हैं, पहला था नवीन वित्तीय संस्थाओं का स्थापना, दूसरा था मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, तीसरा था मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना और चौथा था सुदृढ़ भुगतान संरचना, पांचवा था सुलभ ब्याज दर की नीति को अपनाना और छठा लास्ट था
संगठित मुद्रा बाजार की स्थापना करना है। इसका पूर्ण से आपको अध्ययन कराया गया। धन्यवाद।